मित्रों नमस्कार, मैं विजेंद्र वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 वाष्पोसर्जन, जिसमें हमने वाष्पोसर्जन के प्रकार पढ़े। नेक्स्ट हमने रंध्रीय वाष्पोसर्जन पढ़ा और रंध्रीय वाष्पोसर्जन में हमने रंध्र की उपस्थिति के आधार पर 3 प्रकार के पत्तियां पढ़ी और फिर उसके नेक्स्ट बाद में हमने पढ़ा रंध्रीय संरचना, रंध्र की संरचना पढ़ी और नेक्स्ट हमने पढ़ा रंध्र गति की क्रियाविधि। तो आज हम बात करने वाले हैं रंध्रीय वाष्पोसर्जन में ही वाष्पोसर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। तो मित्रों, आज हम पढ़ेंगे वाष्पोसर्जन को प्रभावित करने वाले कारक और एक बार मैं पुनः चैप्टर रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ इसकी वाष्पोसर्जन को प्रभावित करने वाले कारक की। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं अपन इस चैप्टर को। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में। तो मित्रों, हमने हमारा जो चैप्टर था वो ये था 7 नंबर चैप्टर वाष्पोसर्जन में बिंदु स्राव। देखिए वाष्पोसर्जन में बिंदु स्राव में हमने पढ़ा था कि वाष्पोसर्जन किसे कहते हैं, वाष्पोसर्जन कितने प्रकार का होता है, ये दिखाई दे रहा होगा इधर का। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ वाष्पोसर्जन की। देखिए वाष्पोसर्जन किसे कहते हैं, पौधे के वायवीय भागों द्वारा जल का वाष्पीय रूप में उत्सर्जन क्या कहलाता है, वाष्पोसर्जन कहलाता है। पादप के वायवीय भागों द्वारा जल का वाष्पीय रूप में उत्सर्जन क्या कहलाता है, वाष्पोसर्जन कहलाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा वाष्पोसर्जन के प्रकार। मित्रों, यहाँ वाष्पोसर्जन के कितने प्रकार पढ़े हमने, वाष्पोसर्जन के 3 प्रकार पढ़े थे। कितने? 3 प्रकार पढ़े और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं। फर्स्ट जो था वो हमारा था रंध्रीय वाष्पोसर्जन। देखो रंध्रीय वाष्पोसर्जन क्या होता है, पत्ती की सतह पे, पर्ण की सतह पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन छिद्रों को क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, छिद्रों को रंध्र कहते हैं। ये दिखाई नहीं दे रहा होगा तो एक बार बड़ा करके रंध्र कहते हैं। पत्ती की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन छिद्रों को रंध्र कहते हैं और रंध्र द्वारा जल के वाष्प के रूप में उत्सर्जन, रंध्र द्वारा जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन क्या कहलाता है, रंध्रीय वाष्पोसर्जन कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, रंध्रीय वाष्पोसर्जन। और याद रखना सबसे ज्यादा जो वाष्पोसर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है, रंध्रीय वाष्पोसर्जन की होता है। कौन सा वाष्पोसर्जन सबसे ज्यादा होता है, तो अपन कहेंगे रंध्रीय वाष्पोसर्जन और वो कितना होता है, 50 से 97%। सेकंड जो आता है इसी में, तो मित्रों सेकंड जो था इसका और वो था ये उपत्वचीय वाष्पोसर्जन। देखो उपत्वचा मरुद्भिद जहाँ जल की कमी होती है उन पादपों की पर्णों पर किसका आवरण पाया जाता है, क्यूटिकल का आवरण होता है। और ये क्यूटिकल क्या होती है, जल के लिए अपारगम्य होती है। फिर भी ये जो क्यूटिकल है वो कई जगह क्या होती है, पतली होती है और कई जगह टूटी हुई होती है। और इस क्यूटिकल द्वारा जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन क्या कहलाता है, क्यूटिक्यूलर वाष्पोसर्जन या उपत्वचीय वाष्पोसर्जन। ठीक है, याद रखना इस विधि द्वारा कुल वाष्पोसर्जन का कितना होता है, इस उपत्वचीय वाष्पोसर्जन द्वारा कुल वाष्पोसर्जन का 3 से 10% होता है। तो ये हमने 2 प्रकार पढ़े। मैं बात करता हूं थर्ड प्रकार की। थर्ड प्रकार था हमारा ये आता है, देखिए वातरंध्रीय वाष्पोसर्जन, लेंटिकुलर ट्रांसफाइरेशन। देखो वातरंध्र कहाँ होता है, ये कांच के स्तंभों और फलों की सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन छोटे छोटे छिद्रों को ही क्या कहेंगे, वातरंध्र कहते हैं। किस पे होते हैं वातरंध्र, काष्ठीय स्तंभों और फलों की सतह पे छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उन छिद्रों को वातरंध्र कहते हैं। और वातरंध्रों द्वारा जल के वाष्प के रूप में उत्सर्जन क्या कहलाता है, वातरंध्रीय वाष्पोसर्जन। और ये कितना होता है, ये कुल वाष्पोसर्जन का 0.1% होता है। तो मित्रों हमने देखो
बाष्पोत्सर्जन, ठीक है। और सबसे कम होता है वो होता है वातरंध्री बाष्पोत्सर्जन। ये कितना होता है 0.1%। रंध्री द्वारा कितना होता है 50 से 97%। और हमने 3 प्रकार पढ़े बाष्पोत्सर्जन के, ये हमने पहले देखे थे। नेक्स्ट में बात करता हूँ, इसी में ये आता है देखो रंध्री बाष्पोत्सर्जन। तो मित्रों रंध्री बाष्पोत्सर्जन होता क्या है, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, रंध्र हमने अभी पढ़ा। उसके बाद में जब रंध्र की संरचना पढ़ेंगे तो देखिए इसको समझने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे पत्ती व रंध्र की संरचना। किसकी संरचना, पत्ती व रंध्र की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए पत्ती की 2 अधिचरण होती हैं, निचली अधिचरण और ऊपरी अधिचरण, और उनके बीच में जो ऊतक बना होता है वो कहलाता है पर्णमध्योतक। दोनों अधिचरणों के मध्य का भाग वो क्या कहलाता है, पर्णमध्योतक कहलाता है, ठीक है। ये होता है एक बीजपत्री में, किसमें होता है, एक बीजपत्री में, ठीक है, एक बीजपत्री में। जबकि द्विबीजपत्री में क्या होता है, ये पर्णमध्योतक ही 2 भागों में बटा होता है। वो कौन कौन से, खंभमर्दोतक और स्पंजी मर्दोतक। तो अपन यहाँ ये कह सकते हैं कि द्विबीजपत्री पादपों में दोनों अधिचरणों के मध्य खंभ ऊतक और मर्दू स्पंजी मर्दोतक होता है। ये हम जब चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करता हूं, देखो रंध्र की उपस्थिति के आधार पर मैं बात करूं तो रंध्र की उपस्थिति के आधार पर, किसकी उपस्थिति के आधार पर, रंध्र की उपस्थिति के आधार पर पत्तियां 3 प्रकार की होती हैं। किसकी उपस्थिति के आधार पर, रंध्र की उपस्थिति। फर्स्ट बात करता हूं मैं अधोरंध्री पत्ती। देखो अधोरंध्री, सेकंड जो आएगा वो आएगा उभयरंध्री, और थर्ड जो है वो है अधिरंध्री। तो पत्तियां कितने प्रकार की होगी, 3 प्रकार की। किसके आधार पे, रंध्र की उपस्थिति के आधार पर। फर्स्ट बात करता हूं मैं अधोरंध्री। देखो ध्यान से सुना, जब रंध्र पत्ती की केवल निचली सतह पे ही होते हैं, ऊपरी सतह पे रंध्र नहीं होते हैं, तो ऐसी पत्तियां कहलाती हैं जो अधोरंध्री। क्या कहलाती हैं, अधोरंध्री। और ये किसमें होता है, सेब में होता है। किसमें होता है, सेब में, और संतरा में भी होता है। याद रखना इस अधोरंध्री पर्ण को सेब प्रकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेब प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अपन बात करते हैं ये आता है अपना, इसको सेब प्रकार भी कहते हैं। यार क्या कहते हैं, सेब प्रकार। याद रखना अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में अधोरंध्री पत्तियां ही होती हैं। आपको याद क्या रखना है, अधोरंध्री पत्ती किसे कहते हैं, जब रंध्र पत्ती की केवल और कौन सी अधिचरण पे हो, निचली अधिचरण पे होते हैं, ठीक है ना, केवल निचली अधिचरण पे, तो वो क्या कहलाती हैं, अधोरंध्री। ओके, और इसको दूसरा नाम जो है वो क्या है, सेब प्रकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सेब प्रकार। अब आता है दूसरा, देखिए उभयरंध्री। उभयरंध्री का मतलब क्या होता है, दोनों सतह पे रंध्र होते हैं। जब रंध्र पत्ती की दोनों सतहों पर होते हैं तो ऐसी पत्तियां क्या कहलाएगी, उभयरंध्री पत्तियां। और ये किसमें होता है, मक्का में, जई में और सभी प्रकार की घासों में इस प्रकार की पत्तियां होती हैं, उभयरंध्री। इसको इसी कारण इसको क्या कहते हैं, जई प्रकार भी कहते हैं, जो कि जई में, सभी घासों में, ठीक है।
एक बीजपत्री पादपों की पत्तियां उभयरंध्री होती हैं। एक बीजपत्री कौन कौन से, जैसे चावल, गेहूं, ठीक है। एक बीजपत्री, इनमें पत्तियां कैसी होती हैं? उभयरंध्री, और दोनों सतहों पर, निचली और ऊपरी दोनों सतहों पर रंध्र लगभग कैसे होते हैं? समान होते हैं, समान संख्या में पाए जाते हैं। ओके। थर्ड जो आता है वो है मित्रों अधिरंध्री। और जब रंध्र केवल और केवल कौन सी अधिचरण पे हो? ऊपरी अधिचरण पे हो, तो ऐसी पत्तियां क्या कहलाएंगी? अधिरंध्री पत्तियां कहलाती हैं। और ये होती है मित्रों जलीय पादपों में, जल पलावी, जल में तैरने वाले पादपों में होती हैं। और ये वाटर में भी इसको कुमुदनी प्रकार भी कहते हैं। ठीक है। ये था हमारा वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। और रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन में हमने रंध्र की उपस्थिति के आधार पर पत्तियों के प्रकार पढ़े। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रंध्र की संरचना। नेक्स्ट आएगा रंध्र की संरचना। देखिए रंध्र की संरचना की बात करते हैं। हमने पढ़ा था रंध्र दो वर्गाकार कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, दो वर्गाकार कोशिकाओं से बने होते हैं। एक बार डायग्राम की बात करते हैं। ये जो रंध्र है ये दो वर्गाकार कोशिकाओं से बना होता है। ये वर्गाकार दो कोशिकाएं हैं और इन दोनों वर्गाकार कोशिकाओं को क्या कहते हैं? रक्षक कोशिका या द्वार सेल या गार्ड सेल कहते हैं। रक्षक कोशिका, द्वार कोशिका या गार्ड सेल ये होती हैं। ठीक है। इनमें चारों ओर जो ये कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं का समूह होता है, इनको कहते हैं सहायक कोशिका। क्या कहते हैं? तो सहायक कोशिका। ठीक है। जब ये गार्ड सेल स्थित होती हैं, स्थित का मतलब क्या होता है? स्थित का मतलब होता है फूलना। जब ये स्थित होती हैं तो रंध्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। और जब ये सलत होती है तो रंध्र क्या हो जाते हैं? जो बंद हो जाते हैं। ठीक है। ये इस प्रकार व्यवस्थित होती है कि इनके बीच में एक छिद्र बनता है और इस छिद्र को ही क्या कहते हैं? यहां हम बात करें तो इस छिद्र को ही क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। इस छिद्र को ही क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। ठीक है। तो आइए अपन फिर से एक बार बात करते हैं वापस। देखो अधिकांश पौधों में रंध्र है वो दो वर्गाकार कोशिकाओं से। ये भी याद रखना, एक बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि रंध्र किस प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, तो याद रखना वर्गाकार कोशिकाओं से बने होते हैं। और इनके बीच में ये इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इनके बीच में छिद्र बनता है और इस छिद्र को क्या कहेंगे? रंध्रीय छिद्र। ठीक है। याद रखना द्वार कोशिकाओं की जो भीतरी भित्ति है, द्वार कोशिकाओं की भीतरी भित्ति यानी रंध्र की ओर वाली जो भित्ति होती है वो होती है मोटी और बाहर वाली भित्ति होती है पतली। जैसे ये जब स्थित होती है तो ये बाहर वाली जो भित्ति है वो बाहर की ओर खिंचती है, जिससे अंदर वाली भित्ति पर भी दाब पड़ता है और वो भी अंदर की ओर खिंच जाती है और रंध्र कैसे हो जाते हैं? द्वार कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? स्थित हो जाती हैं, फूल जाती हैं और फूलती हैं तो रंध्र खुल जाते हैं। लेकिन जब ये सलत होती हैं, क्या होती हैं? सलत होती हैं, वापस सलत स्थिति में आती हैं तो ये पूर्ववत होकर रंध्र को क्या कर देती हैं? बंद कर देती हैं। जैसे ये जल इनसे बाहर निकलता है, सलत होती हैं तो रंध्र वापस ये द्वार कोशिकाएं वापस कैसे हो जाती हैं? सलत और चिपक जाती हैं, यानी रंध्र बंद हो जाता है। तो ये अभी जो भीतरी भित्ति की बात कर रहा था मैं, ये होती है इसकी भीतरी भित्ति, मोटी होती है, ये पतली होती है। और जब सहायक कोशिकाओं से जल इसमें प्रवेश होता है तो ये कैसी हो जाती है? स्थित के बाहर की ओर फूलती है, खिंचती है, तो इसके कारण ये भी बाहर की ओर इस पर दबाव लगाती है और ये रंध्र खुल जाता है। लेकिन जैसे ही वापस पूर्व स्थिति में आते हैं तो ये
कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, सलग हो जाती हैं, रंध्र बंद हो जाता है। तो मित्रों ये जो है ये खुला रंध्र और ये कौन सा है, बंद रंध्र। ये इसमें प्रविष्ट होता है। एक और याद रखना, ये जो आपको हरे रंग की जो संरचना इसमें दिखाई दे रही है डॉक्टर से, ये जो है वो है हरित लवक होता है। क्या होता है, हरित लवक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसी में मैं बात करता हूं कि इनके चारों ओर ये जो कोशिकाएं हैं ये क्या कहलाती हैं, सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। तो एक विशेष ध्यान रखना कि पत्तियों में रंध्र जो हो रहे हैं वो प्रति वर्ग सेंटीमीटर कितने होते हैं, ये होते हैं जो 100 से लेकर के 60,000 तक होते हैं। कितने होते हैं, 100 से लेकर के 100 से 60,000 तक होते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा रंध्र की संरचना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ये इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रंध्र की संरचना को सचित्र समझिए। तो आप इसको एक बार रिवाइज करें। फिर मैं बात करता हूं रंध्र गति की क्रियाविधि की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो है रंध्र गति की क्रियाविधि। ये देखिए रंध्र गति की क्रियाविधि की बात कर रहा हूं। रंध्र गति किसे कहते हैं, रंध्रों के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, रंध्र गति कहते हैं। याद रखना, फिर से बता रहा हूं मैं, रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रिया की क्या कहलाती है, प्रक्रिया की क्या कहलाता है, रंध्र गति कहलाती है। और इस संबंध में अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई, अनेक सिद्धांत दिए गए। यहाँ हम 3 सिद्धांतों की बात करेंगे और वो कौन कौन से हैं एक बार मैं आपको बता देता हूं वापस। वो 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं। फर्स्ट सिद्धांत की बात करते हैं तो वो है मांड सर्करा परिकल्पना, मांड सर्करा परिकल्पना। दूसरा जो था वो है स्टीवार्ड की परिकल्पना, स्टीवार्ड की परिकल्पना। और थर्ड जो है वो है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। फर्स्ट जो है मांड सर्करा परिकल्पना, ये किसने दी थी, ये दिया था जेडी सायर ने। किसने प्रस्तुत किया ये मांड सर्करा परिकल्पना, ये की थी जेडी सायर ने 1923 में, जेडी सायर ने प्रस्तुत किया। देखो इन्होंने क्या बताया कि दिन में, कब, दिन की बात कर रहा हूं, दिन कब यानी प्रकाश में। प्रकाश में क्या होता है, प्रकाश में क्या होता है, CO2 की, देखो द्वार कोशिका की बात कर रहा हूं मैं, द्वार कोशिकाओं में CO2 की सांद्रता कम होती है। CO2 की सांद्रता क्या होती है, जो कम होती है। कम क्यों होती है CO2 की सांद्रता दिन में, क्योंकि दिन में क्या होता है पता है आपको, प्रकाश संश्लेषण होता है। और जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो CO2 की सांद्रता क्या हो जाती है, तो कम हो जाती है। और कम होने पर pH का मान बढ़ जाता है। किसका मान बढ़ जाता है, pH बढ़ जाता है। और pH के बढ़ने से, बढ़ने का मतलब क्या हो जाता है, pH हमने पढ़ा है 7 से ज्यादा होता है तो क्षारीय, और 7 से कम होता है तो अम्लीय। फिर क्षारीय हो जाता है। और pH के बढ़ने से एक एंजाइम है वो है फास्फोराइलेज। कौन सा, फास्फोराइलेज एंजाइम, ये क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। और सक्रिय होने के बाद ये क्या करता है, तो मंड को यानी कि स्टार्च को किसमें बदल देता है, ग्लूकोज 1 फास्फेट में। और ये ग्लूकोज 1 फास्फेट के कारण द्वार कोशिकाओं का डीपीडी बढ़ जाता है, प्राशन सांद्रता बढ़ जाती है। और जिसके कारण ये द्वार कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं, स्फीत हो जाती हैं और रंध्र खुल जाते हैं। ये तो कब होता है, दिन में। जबकि रात्रि में क्या होता है, देखिए रात्रि में क्या होता है, प्रकाश नहीं होता, यानी कि अंधेरे की बात कर रहा हूं मैं। अंधेरे में
की मात्रा बढ़ जाती है, CO2 की क्या हो जाती है, वृद्धि, और CO2 की वृद्धि से अभी हमने पढ़ा था pH क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि अम्लीय हो जाता है। अम्लीय होने से फास्फोराइलेज एंजाइम क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, और डीपीटी का मान कम हो जाता है, और द्वार कोशिका कैसी हो जाती हैं, शलभ, और रंध्र क्या हो जाते हैं मित्रों, बंद हो जाते हैं। तो याद रखना, दिन में रंध्र खुलते हैं, रात्रि को बंद हो जाते हैं। सेकंड जो था, सेकंड की बात करूं, सेकंड परिकल्पना थी स्टीवार्ड। देखो इस स्टीवार्ड की, जो स्टीवार्ड था, इसने केवल जेटी सायरे की परिकल्पना को ही आगे बढ़ाया। उसने ये बताया कि लास्ट में देखो इसमें क्या बनता था, ग्लूकोज 1 फास्फेट बना। अब इसने ये बताया कि ग्लूकोज 1 फास्फेट का और आगे विश्लेषण होता है, और क्या बनता है, इसने ये बताया कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है, और फिर लास्ट में इसमें बनता है ग्लूकोज, क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ये ग्लूकोज बनता है, उसने ये कहा। और ये जो बताया कि ग्लूकोज 6 फास्फेट और ग्लूकोज 1 फास्फेट की तुलना में अधिक घुलनशील होते हैं, जिसके कारण द्वार कोशिकाओं का डीपीटी बढ़ जाता है, द्वार कोशिका क्या हो जाती है, स्फीत हो जाती है, और रंध्र खुल जाते हैं। बस उसने एक ही बात बताई थी कि ग्लूकोज 1 फास्फेट का और विश्लेषण होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, और ग्लूकोज 6 फास्फेट से ग्लूकोज बनता है। ये ग्लूकोज 6 फास्फेट और ग्लूकोज 1 फास्फेट की तुलना में जल में अधिक घुलनशील होते हैं। तो ये दो परिकल्पना थी। थर्ड में बात करता हूं सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण परिकल्पना। तो एक बार ये देखिए, सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण परिकल्पना क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट परिकल्पना है मित्रों। ये दो जापानी वैज्ञानिक थे, इमामुरा और फ्यूजिनो, लेकिन इन्होंने प्रस्तुत की थी, लेकिन लेविट ने इसको रूपांतरित किया था। किसने, लेविट ने। ध्यान से सुनना, दिन में क्या होता है, और इधर मैं बात करता हूं रात्रि में क्या होता है, ठीक है। देखिए दिन में क्या होता है, दिन में क्या हुआ कि पत्तियों में यानी द्वार कोशिकाओं में मैलिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, मैलिक अम्ल, CO2 की अनुकमी में। ये मैलिक अम्ल का होता है वियोजन, ये किसमें होता है मित्रों, ये होता है मैलेट प्लस हाइड्रोजन आयन में। ये हाइड्रोजन आयन द्वार कोशिकाओं से बाहर, यानी कि द्वार कोशिकाओं के बाहर कौन सी कोशिका रहती है, सहायक कोशिकाओं में, और सहायक कोशिका से पोटेशियम आयन जो है वो द्वार कोशिकाओं में आ जाता है। ये पोटेशियम मैलेट के साथ क्रिया करके बनाता है पोटेशियम मैलेट। क्या बनाता है, पोटेशियम मैलेट, ठीक है, जिससे डीपीटी का मान बढ़ जाता है, डीपीटी यानी पराशर सांद्रता बढ़ जाती है, और द्वार कोशिकाएं कैसे हो जाती हैं, स्फीत, और रंध्र क्या हो जाता है मित्रों, रंध्र खुल जाते हैं। जबकि रात्रि में उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है देखो, CO2 की क्या होती है, कमी, सॉरी अधिकता होती है रात को। CO2 की अधिकता में इसमें ADA एंजाइम क्या हो जाता है, सक्रिय होता है। एब्सिसिक अम्ल है, ये सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण ये मैलेट, ये पोटेशियम मैलेट है वो किससे बदल जाता है, मैलिक अम्ल में बदल जाता है। मैलिक अम्ल में बदल जाता है, जिससे डीपीटी का मान क्या हो जाता है, कम, और कम होने से द्वार कोशिका क्या हो जाती है, सलभ, और रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद। तो आइए एक बार हम वापस देखते हैं इसको, जल्दी से देखिए। ये था हमारा मांड सर्करा परिकल्पना, ये प्रस्तुत की जेडी सायरे ने।
इसके अनुसार देखो क्या बताया कि दिन में रक्षक कोशिकाओं में CO2 की मात्रा क्या हो जाती है, कम, और कम होने से pH बढ़ जाता है, और pH बढ़ने से द्वार कोशिकाओं में फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय हो जाता है। ये फास्फोराइलेज एंजाइम क्या करता है, मांड को ग्लूकोज 1 फास्फेट पे बदल देता है, जिससे द्वार कोशिकाओं का DPD क्या हो जाता है मित्रों, बढ़ जाता है, और ये कोशिका क्या हो जाती है, स्फीत, और स्फीत होने से रंध्र खुल जाते हैं। नेक्स्ट बात करता हूं रात में क्या होता है। देखो रात्रि में CO2 की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, द्वार कोशिकाओं में CO2 बढ़ जाता है, और CO2 बढ़ता है तो pH कैसा हो जाता है, क्या हो जाता है, कम, कम का मतलब क्या होता है, अम्लीय हो जाता है, जिससे ग्लूकोज 1 फास्फेट पुनः किसमें बदल जाता है, स्टार्च में, ठीक है, और द्वार कोशिकाएं क्या हो जाती है, सलत और रंध्र बंद हो जाते हैं, ठीक है। ये तो थी मांड शर्करा परिकल्पना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड जो परिकल्पना है हमारी, वो थी स्टीवार्ड की परिकल्पना। देखिए स्टीवार्ड ने जो परिकल्पना की वो ये थी कि उन्होंने केवल जेडी साइरे की परिकल्पना को ही आगे बढ़ाया। इन्होंने क्या कहा कि उच्च पीएच पे ग्लूकोज 1 फास्फेट बनता है, किससे, मांड से। मांड किसमें परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज 1 फास्फेट में। तो इन्होंने ये कहा कि ये ग्लूकोज 1 फास्फेट है, इसका और विश्लेषण होता है, वो किसमें होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट, और अंत में बनता है ग्लूकोज। और उसने ये भी बताया कि ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है और ये ग्लूकोज, ये दोनों जो बने वो किसकी तुलना में जल में अधिक घुलनशील है, ग्लूकोज 1 फास्फेट की तुलना में। यानी कि जो ग्लूकोज 1 फास्फेट बनता था उससे ज्यादा घुलनशील कौन है, ग्लूकोज 6 फास्फेट और ग्लूकोज है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, द्वार कोशिकाएं क्या, कोशिकाओं की सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और कोशिका रस की जब सांद्रता बढ़ती है तो रंध्र क्या हो जाते हैं, तो खुल जाते हैं। द्वार कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, स्फीत, और रंध्र खुल जाते हैं। तो इसलिए उसने ये कहा कि ग्लूकोज 1 फास्फेट की तुलना में ग्लूकोज 6 फास्फेट और ग्लूकोज कोशिका रस की सांद्रता बढ़ाने में काफी अधिक, क्योंकि जल में घुलनशील होते हैं इसलिए ये काफी अधिक सहयोगी होते हैं और रंध्र खुलने के लिए पर्याप्त होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत के जापानी वैज्ञानिक थे दो, कौन कौन, इमामुरो, जापानी वैज्ञानिक थे इमामुरो और फ्यूजिनो ने दी थी। देखिए इनके अनुसार, इससे पहले लेविट ने रूपांतरित किया था, ध्यान रखना। इनके अनुसार क्या होता है, दिन में यानी प्रकाश में द्वार कोशिकाओं में मैलिकम्बल होता है और ये वियोजित होकर अपघटित होकर क्या बनाता है, मैलेट प्लस हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन किधर चला जाता है, समीपवर्ती कोशिका कौन सी है, सहायक कोशिकाओं में, और सहायक कोशिकाओं से पोटेशियम आयन किधर आता है, द्वार कोशिकाओं में। ये पोटेशियम किसके साथ, मैलेट के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, पोटेशियम मैलेट बनाता है, जो द्वार कोशिकाओं की प्राशन सांद्रता को बढ़ाता है और द्वार कोशिकाओं में जल का क्या होता है, अंतःप्राशन, और जिससे द्वार कोशिका स्फीत हो जाती है, रंध्र खुल जाता है, ठीक है। अब देखिए रात्रि में क्या होता है, रात्रि की बात करते हैं अपन। रात्रि में प्रकाश संश्लेषण तो होता नहीं है, और प्रकाश संश्लेषण जब होता ही नहीं है, जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, द्वार कोशिकाओं में CO2 की सांद्रता, द्वार कोशिकाओं में CO2 की सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। CO2 की सांद्रता बढ़ने से मैलिक अम्ल वापस किसमें बदल जाता है, स्टार्च में बदल जाता है। किसमें, मैलिक अम्ल स्टार्च में बदल जाता है। वापस स्टार्च बनाता है मैलिक अम्ल, जिससे द्वार कोशिकाओं की प्राशन सांद्रता कम हो जाती है और वही प्राशन होगा, और प्राशन सांद्रता कम होगी तो जल क्या होगा, बाहर निकलेगा और द्वार कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, सलत हो जाएंगी, और सलत होने का मतलब है रंध्र बंद हो जाएंगे। तो मित्रों हमने दो चीजें सीखी यहाँ, जब द्वार कोशिकाएं स्फीत होती हैं तो रंध्र
खुल जाता है, और जब द्वार कोशिकाएं सलत होती है तो रंध्र बंद हो जाते हैं। स्फीत कब होती है? दिन में, और सलत होती है रात्रि को। ठीक है, एक बार हम आरेख से भी समझते हैं। देखिए इसको, ये है दिन में। दिन में क्या बनता है? द्वार कोशिकाओं में मेलिकमल बनता है। इसका क्या होता है? वियोजन। किस किस में? मेलेट प्लस हाइड्रोजन आयन में। अब ये देखो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन, ये पोटेशियम आयन तो क्या होता है? अंदर प्रविष्ट होता है द्वार कोशिकाओं में, और हाइड्रोजन आयन बाहर निकलता है। ये पोटेशियम आयन इस मेलेट के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है? पोटेशियम मेलेट बना लेता है, जिससे द्वार कोशिकाओं की प्राशन सांद्रता बढ़ जाती है और द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं, और स्फीत होती हैं तो रंध्र क्या हो जाता है? रंध्र खुल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं रात्रि में क्या होता है। देखिए रात्रि में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो द्वार कोशिकाओं में किसकी सांद्रता बढ़ जाती है? CO2 की। ABML क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। पोटेशियम आयन कहां चला जाता है? सहायक कोशिकाओं में चला जाता है। तब ये पोटेशियम आयन सहायक कोशिकाओं में चला जाता है, बहिर्गमन होता है, हाइड्रोजन इसमें प्रविष्ट होता है, जिससे प्राशन सांद्रता में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और जब प्राशन सांद्रता में कमी होती है, प्राशन सांद्रता में कमी होती है तो द्वार कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? सलत हो जाती हैं और रंध्र बंद हो जाती है। तो मित्रों ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, और आज हम बात करने वाले हैं, वो हमारा टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक निम्न दो हैं। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें से मुख्य दो हैं, बाह्य कारक और दूसरा है आंतरिक कारक, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर। सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, बाह्य कारक कौन कौन से हैं। तो मित्रों यहाँ बाह्य कारक की बात कर रहे हैं, तो बाह्य कारक यहाँ चार हम पढ़ेंगे। कौन कौन से? प्रकाश पढ़ेंगे, फर्स्ट पे हम पढ़ेंगे प्रकाश, ठीक है। सेकंड पढ़ेंगे वायु, मृदा में जल की उपस्थिति, प्राप्य मृदा जल, और लास्ट तापमान। ऐसे चार हम पढ़ेंगे यहाँ पे, चार कारक इसको प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट कारक बात करता हूं मैं प्रकाश। तो मित्रों ये जो प्रकाश है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों प्रकार से प्रभावित करता है। डायरेक्टली की बात करूं मैं, देखो दोनों प्रकार से प्रभावित करता है। डायरेक्टली की बात करते हैं तो डायरेक्टली अभी हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट किस प्रकार प्रभावित करता है कि प्रकाश की उपस्थिति में यानी दिन में द्वार कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? स्फीत हो जाती हैं और रंध्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। ये रंध्रों के खुलने के लिए आवश्यक है, ठीक है। और प्रकाश से, जैसे सूर्य का जो प्रकाश, उससे क्या होता है? तापमान। तो अप्रत्यक्ष रूप से अपन बात करें तो तापमान में वृद्धि होती है। तो मित्रों तापमान बढ़ता है तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? बढ़ता है। ये हम सब जानते हैं कि तापमान बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है या घटता है। बोलो, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? बढ़ता है तापमान बढ़ने से, ठीक है। ये तो हो गया प्रकाश। नेक्स्ट बात करते हैं अपन वायु। इसकी बात करें वायु, देखो तेज वायु जब चलती है, तेज वायु में वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। यानी जब वायु में नमी होती है, कपड़े सूखते नहीं है, तो अपन कूलर या पंखा चलाकर कपड़े सुखा लेते हैं। यानी तेज हवा में कपड़े क्या हो जाते हैं? जल्दी सूख जाते हैं, यानी वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। तो याद रखना कि वायु तेज प्रवाह में, वायु के तेज प्रवाह में वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। थर्ड बात करते हैं मिट्टी में प्राप्य जल की मात्रा। यानी ये देखो मिट्टी में प्राप्य जल की मात्रा, मिट्टी में पर्याप्त जल की मात्रा, यानी जल अधिक होगा तो वाष्पोत्सर्जन क्या होगा? बोलो, अधिक होगा। और जल कम होगा तो वाष्पोत्सर्जन
सर्जन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, क्योंकि हम ये बात अभी पिछले थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, अभी देखा कि मरुद्विद पादपों में यानी मरुस्थल में जल की क्या होती है कमी, वहां वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए उनके ऊपर क्या पाया जाता है, क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। ठीक है, याद रखना प्राप्य यानी मृदा में जल की कमी होगी तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा, और मृदा में जल की अधिकता होगी तो वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, अधिक होगा। तो बड़े इजी कारक थे। और लास्ट में बात करता हूं तापमान की। देखिए तापमान किस प्रकार, अभी हमने पढ़ा था कि तापमान बढ़ने से वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता यानी वायु में नमी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, अधिक होता है। तो याद रखना तापमान बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है। तो हमने 4 पढ़े, फर्स्ट कौन सा था, प्रकाश, सेकंड वायु, थर्ड मृदा में प्राप्त जल की मात्रा, और फोर्थ है तापमान। नेक्स्ट आता है तो आंतरिक कारक की बात करते हैं। ये तो थे बाह्य कारक, अब अपन बात करते हैं आंतरिक कारक। देखो आंतरिक कारक हो सकते हैं, पत्ती की संरचना हो सकती है, पत्ती पे रंध्रों की संख्या हो सकती है, पर्रों है मूल अनुपात हो सकता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पत्ती की संरचना की। इसकी बात करते हैं पत्ती की संरचना की। देखिए मित्रों पत्ती की संरचना किस प्रकार प्रभावित करती है वाष्पोत्सर्जन की दर को। शुष्क जलवायु, अभी हमने पढ़ा था शुष्क जलवायु यानी कि मरुद्विद पादपों में पौधों की पत्तियों पर किसका आवरण होता है, क्यूटिकल का आवरण होता है, मोम का आवरण होता है। ठीक है, और उनमें रंध्र भी निमग्न होते हैं, ढके हुए होते हैं, धसे हुए होते हैं अंदर। ठीक है ना, रंध्र क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है मित्रों उनमें वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए, वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए। देखो शुष्क जलवायु में जितने भी पौधे होते हैं, मरुस्थलीय जलवायु में मरुस्थल में उगने वाले सभी पौधों की पत्तियों की बाह्य त्वचा किससे ढकी होती है, क्यूटिकल से, अमोनिया से, और उनमें रंध्र क्या होता है, धसे हुए होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए। पत्ती के प्रति इकाई क्षेत्र में अभी हमने पढ़ा था कितने होते हैं रंध्र, 100 से लेकर के 60,000 तक रंध्र होते हैं। ठीक है ना, तो रंध्रों की संख्या भी एक महत्वपूर्ण कारक है, यानी रंध्रों की संख्या ज्यादा होगी तो वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, अधिक होगा, और रंध्रों की संख्या कम होगी तो वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है पर्रोह मूल अनुपात। मूल देखो नीचे का भाग, पादप का भूमिगत जो भाग है वो कहलाता है मूल, और भूमि से ऊपर का जो भाग है वो कहलाता है पर्रोह, रूट शूट रेशियो। मूल पर्रोह अनुपात में वृद्धि से भी, अगर वृद्धि है मूल पर्रोह अनुपात में तो उससे भी वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है, घटती नहीं है, क्या होती है, बढ़ती है। मूल पर्रोह अनुपात में वृद्धि से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है। ठीक है, लास्ट अपना थर्ड जो है वो है पत्ती का दिक् विन्यास। दिक् विन्यास क्या होता है, पत्ती के लगने का क्रम, यानी पत्ती किस प्रकार लगी होती है, प्रकाश किरण के समांतर है या समकोण पर स्थित है। तो ये बात करते हैं बड़े आंख को कि यदि पत्तियों का दिक् विन्यास, पत्तियां अगर इस प्रकार लगी हो कि आपतित विकिरण के साथ क्या बनाती हो, समकोण, समकोण पे हो, यानी सूर्य की जो किरण आती है उससे समकोण बनाती है तो वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, अधिक होगा। अगर ये पत्ती का दिक् विन्यास आपतित विकिरण के समांतर है तो वाष्पोत्सर्जन क्या होगा मित्रों, कम होगा। तो ये बड़े ही इजी थे जो हमने आज ये कारक पढ़े। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ, इसी में आता है हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो ये था देखो मित्रों नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है वाष्पोत्सर्जन का महत्व। बात किस
किसकी कर रहे हैं अपन यहाँ पे? महत्व की कर रहे हैं, इसकी महत्व की, ठीक है। यानी इसके लाभ क्या है, हम लाभ की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि वाष्पोत्सर्जन के लाभ क्या हैं, इसके वाष्पोत्सर्जन के, ठीक है। तो देखिए इस वाष्पोत्सर्जन को कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है। क्या है? आवश्यक भी है और बुराई भी है। ये वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है। हम दोनों बातें कर रहे हैं यहाँ पे, आवश्यक भी है और बुराई भी है। देखो आवश्यक लेने के लाभ तो इसमें मिल जाएंगे, लेकिन बुराई क्या है? बुराई की तो सबसे बड़ी बुराई ये है कि मृदा का अधिकतर जल वाष्प के रूप में उत्सर्जित हो जाता है। पादपों की पत्तियों द्वारा मृदा का अधिकांश भूमिगत जो जल है वो वाष्प के रूप में उत्सर्जित कर दिया जाता है, वाष्पोत्सर्जित हो जाता है, ठीक है। ये सबसे बड़ी क्या है? बुराई है, कमी है। लेकिन इसके लाभ क्या है? यहाँ पर लाभ की बात करें तो मित्रों यहाँ जो लाभ है इसके फायदे क्या है, तो फर्स्ट नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। याद रखना इसमें दो चीजें लिखनी है कि वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है, यानी इसके कुछ लाभकारी उपयोग भी हैं तो कुछ ये लाभकारी भी है तो कुछ हानिकारक भी है, ठीक है। लाभकारी महत्व क्या है? देखो पौधों में रसारोहण वाष्पोत्सर्जन आकर्षण पर निर्भर करता है। हमने पढ़ा था कि जब जल सूर्य का प्रकाश पादप के ऊपर गिरता है तो पादप की पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन होता है, और जहां से उत्सर्जित हो जाता है वहां जल की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और जल की कमी के कारण देखो जब जल की कमी होती है तो यहाँ जब जल की कमी होती है तो अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर, और इस प्रकार नीचे जलों में एक क्या होता है? धनात्मक बल उत्पन्न होता है और लगातार बल, इसके कारण वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण ऊपर की ओर गति करता है। नेक्स्ट बात करता हूँ पौधों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा खनिज लवणों व जल का क्या होता है? अवशोषण में स्थानांतरण। देखो वाष्पोत्सर्जन के कारण ही जड़ों द्वारा मृदा से जल व खनिज लवणों का अवशोषण होता है और उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है, जो हमने वाष्पोत्सर्जन रसारोहण में पढ़ा था। मैं नेक्स्ट में बात करता हूँ थर्ड। देखो वाष्पोत्सर्जन क्या है? पत्ती के टेम्परेचर को भी कम करता है, तापमान को भी कम करता है। इसी के कारण पादप के नीचे, पेड़ के नीचे बढ़ जाते हैं तो उन्हें ठंड महसूस होती है, वो वाष्पोत्सर्जन के कारण ही होती है। नेक्स्ट अतिरिक्त जल का निकास करना। तो जड़ों द्वारा अवशोषित जो जल है वो अगर वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो उसमें भरा रहता है, तो उसका उत्सर्जन भी किसके कारण होता है? तो वाष्पोत्सर्जन के कारण ही होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो आता है बिंदु स्राव। क्या है? बिंदु स्राव, ग्रेडेशन। देखो पत्तियों के उपांतों से, उपांतों क्या होता है? सिराओं के, ये जो सिरा है इनके शीर्ष पर, तो पत्तियों के उपांतों से जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में स्राव ही क्या कहलाता है? बिंदु स्राव कहलाता है। इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है बहुत बार कि पत्तियों के उपांतों से जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में स्राव बिंदु स्राव कहलाता है। और ये हम सुबह सुबह देख सकते हैं, कहाँ? पादपों की पत्तियों में, आलू, अरबी, बराईफिलम और अनेक पौधों के जैसे घासों में सब में देखे जा सकते हैं। ये कब होता है? ये सुबह सुबह होता है जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता, यानी वाष्पोत्सर्जन की अनुपस्थिति में ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हम इसी की बात करते हैं एक बार। जल की ये हानि जो होती है, अभी हमने पढ़ा बिंदु स्राव। बिंदु स्राव के कारण जल की होती है हानि, ये पत्ती की शिराओं के अंत में क्या होता है? छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उन छिद्रों से जल बाहर निकलता है। इन छिद्रों को क्या कहते हैं? जलरंध्र कहते हैं। याद रखना, अंतिम जहां से जल बाहर निकलता है वो क्या कहलाता है? जलरंध्र। और प्रत्येक जलरंध्र के शीर्ष पर, प्रत्येक जलरंध्र के शीर्ष पर एक, प्रत्येक जलरंध्र के शीर्ष पर एक छिद्र होता है, उसको कहते हैं जल छिद्र।
जलरंध्र के बाहर एक छिद्र होता है, उसको कहते हैं जल छिद्र, और जल छिद्र से जल क्या होता है, बाहर निकलता है, और इस छिद्र के चारों ओर उपस्थित कोशिकाओं में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती, ये सदैव खुले रहते हैं। क्या? जलरंध्र सदैव खुले रहते हैं, और जलरंध्र से अंदर की ओर मर्दूतर कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। याद रखना, ये कहलाता है एपीथेल। देखो दो चीजें, पत्ती की शिराओं के अंत में छोटे छिद्र होते हैं जिसको जलरंध्र कहते हैं, जलरंध्र के शीर्ष पे छिद्र होता है उसको जल छिद्र कहते हैं। ये जल छिद्र के चारों की कोशिकाएं कभी गति नहीं करती, खुली रहती हैं। नेक्स्ट जो बात आती है वो ये है कि जलरंध्र से अंदर की ओर मर्दूत की कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसे एपीथेल उत्तक कहते हैं, और अंदर की ओर एपीथेल का संपर्क पत्ती की जाइलम वाहिकाओं से होता है। यानी जाइलम वाहिकाओं से किसमें जाता है, एपीथेल में, एपीथेल से किसमें जाता है, जलरंध्र, और जलरंध्र से जल छिद्र में बाहर की ओर जल निकलता है। ये कब होता है, जब वाष्पोत्सर्जन कम हो और मूल दाब अधिक हो, उस दौरान क्या होता है। अभी अपन इस डायग्राम की बात करेंगे, वो डायग्राम है इसका, देखिए जड़ द्वारा जल का अवशोषण कब होता है, वाष्पोत्सर्जन कम हो। देखो जड़ द्वारा जल का अवशोषण वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है तब होता है, लेकिन यहाँ अपन बात कब कर रहे हैं, यहाँ बिंदु स्राव कब होता है, जब वाष्पोत्सर्जन क्या हो, कम हो, और मूल दाब क्या हो, अधिक हो। यानी दाब, जल तो अधिक दाब से प्रेषित हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन वाष्पोत्सर्जन जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन कम हो रहा है, तो ये क्या होता है, जल छोटी छोटी बूंदों के रूप में जाइलम वाहिकाओं से निकल करके कहाँ आ जाता है, ये एपीथेल में, ठीक है ना, और एपीथेल से ये जल छिद्रों द्वारा बाहर निकलता है जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में, और ये इसे क्या कहते हैं, बिंदु स्राव। तो याद रखना, बिंदु स्राव का मूल कारण क्या है, मूल दाब, ठीक है ना। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, कम, तो दो कारण हो गए, वाष्पोत्सर्जन का कम होना और मूल दाब का बढ़ना। किसका कारण है, वाष्पोत्सर्जन के दो कारण, बिंदु स्राव के दो कारण है। नेक्स्ट बात इसी में करते हैं अपन, देखिए कि ये जो मूल दाब के बिंदु स्राव के कारण जो जल निकलता है वो शुद्ध नहीं होता, लेकिन इसमें क्या मिले होते हैं, कार्बनिक लवण मिले होते हैं। एक बार जल्दी से अपन इसके डायग्राम की बात कर लेते हैं, फिर एक छोटा सा टॉपिक बचा अपना रस स्राव। ये देखिए, ये इसका डायग्राम है, देखो मृदा से जो अवशोषित जो जल है वो जाइलम वाहिकाओं से होता हुआ कहां पहुंचता है, एपीथेल में, जब दाब अधिक होता है, ठीक है ना, मूल दाब अधिक होने से ही कहां पहुंच जाता है, एपीथेल में, और एपीथेल से कहां पहुंचता है, रंध्र गुहा में, और इनसे बाहर निकल जाता है जल छिद्र और जलरंध्र। पहले जलरंध्र में होता है और जल छिद्र से बाहर निकल जाता है। तो ये था इसका डायग्राम, इसको नोटबुक में बनावे। नेक्स्ट में बात करता हूं, लास्ट अपना एक छोटा सा टॉपिक बचा है, वो है रस स्राव। क्या है, रस स्राव। क्या है मित्रों, रस स्राव। देखो पौधे के कटे या क्षतिग्रस्त भाग से, पौधे के कटे या क्षतिग्रस्त भाग से रस का बाहर आना क्या कहलाता है, रस स्राव कहलाता है। और पौधे की जाइलम वाहिकाओं में रस मूल दाब के कारण धनात्मक तनाव में रहता है, और जैसे ही जाइलम वाहिका कट जाती है, कट लग जाता है, तो ये क्षतिग्रस्त होने पर ये रस है ये बाहर आने लगता है। आपको डेफिनेशन याद रखनी है, और हमने पढ़ा है रबर के वृक्षों के तने में छोटा कट लगाया जाता है, उससे दूध जैसा पदार्थ स्रावित होता है, उसको क्या कहते हैं, लैटेक्स, और इस लैटेक्स से ही क्या बनता है, रबर बनता है। तो मित्रों ये लैटेक्स भी क्या है, रस स्रावी है, रस्सी है जो बाहर निकलता है। तो मित्रों आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 8। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।